रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। हम राजकोषीय संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और इसलिए इस सिफारिश का पालन किए जाने का प्रस्ताव करते हैं। 14वें वित्त आयोग में एक राज्य होने के नाते जम्मू एवं कश्मीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की सिफारिश पर मैंने 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए मुहैया करा दिए, जबकि 2020-21 में मैंने इसके लिए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए जारी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाग 6 पर आती हूँ। ऑनरेबल स्पीकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दुनिया महामारी के चलते एक बहुत ही गंभीर चुनौती और परिणामी आघात से जूझ रही है। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे लोगों और उद्योगों ने असाधारण समुत्थान शक्ति का प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उभरती प्रतीत होती है, जिसमें एशिया प्रमुख हैसियत से काबिज होने वाला है और इसमें भारत की अग्रणी भूमिका रहेगी। इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना है और उसे देश में निवेश और रोजगार बढ़ावा देना है। साथ ही हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालना हो वो चाहिए। तिरुवल्लुवर के कात्ता वगुत्तनम नल्ल वल्लद अरसु, अ किंग और अ रूलर। एक राजा या वो ऐसा होता है जो संपत्ति है उसका सृजन करता है और आम आदमी की भलाई के लिए उनके बीच में वितरित करता हो। ये तिरुकुरुल के शब्द हैं। हम आती हूँ प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधार लेकर आई है। महामारी से पहले इसके साथ बिना किसी जुड़ाव के हमने अपने निगम कर की दर काफी कम कर दी थी, जिससे ये दुनिया में निगम की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया। लाभांश वितरण पर भी समाप्त कर दिया गया था। छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढ़ती छूटों के चलते कम हुआ और वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। प्रत्यक्ष कर प्रशासन में हमने पहले से फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की। मेरा प्रयास है कि प्रशासन अब वाद विवाद और सरल संरचना बनाने और कर अनुपालन को सहज बनाने की ओर है। अब आते वरिष्ठ नागरिकों के राहत पर मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एक आकलन है कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता की बीच रहना पड़ता है। इसलिए मैं कर निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।
कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी केवल जहां एक वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक की आय को छिपाने का साक्ष्य है, कर निर्धारण को 10 वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है। इस तरह पुनः खोले जाने का कार्य भी आयकर विभाग के उच्चतम स्तर के अधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही पुनः खोला जा सकता है। विवाद समाधान समिति की स्थापना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार सरकार का संकल्प रहा है कि मुकदमेबाजी को कम किया जाए, जिसने वर्तमान कराधान प्रणाली को बिगाड़ दिया। सरकार करदाताओं को लंबे समय से लंबित पड़े उनके विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करने और समय और संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से उन्हें राहत दिलाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम को करदाताओं ने सहर्ष स्वीकारा और 30 जनवरी 2021 तक इस स्कीम के तहत 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के करदाताओं को निपटाने का विकल्प दिया। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से मैं विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं, जो दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए फेसलेस होगी। 50 लाख रुपए तक की कर देय आय और 10 लाख रुपए तक की विवाद आय वाला कोई भी व्यक्ति समिति की सहायता के लिए पात्र होगा। फेसलेस ITAT कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, विवेकाधिकार को कम करने के लिए हम कराधान प्रक्रिया को फेसलेस और क्षेत्राधिकार विहीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सरकार ने इस वर्ष पहले फेसलेस कर निर्धारण और अपील शुरू कर दिया है। आय पर अपील का अगला स्तर आयकर अपील अधिकरण होगा। अब मैं इस अधिकरण को फेसलेस बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। हम राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अधिकरण केंद्र की स्थापना करेंगे। अधिकरण और अपीलकर्ता के बीच में होने वाला सारा पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक होगा। जहां व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत पड़ती है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। को क्रेडिट लेने में मुश्किल आती है, विशेषकर जब अनिवासी भारतीय भारत लौटते हैं तो उनके विदेशी सेवानिवृत्ति खातों को उन्हें प्रोद्भूत आय को लेकर उनके कुछ सरोकार होते हैं। अब आती हूँ लेखा परीक्षा से छूट के बारे में। वर्तमान में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको अपने खातों की लेखा परीक्षा करानी होती है। फरवरी 2020 के बजट में मैंने उन लोगों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाई थी जो अपने 95% लेन देन डिजिटल आधार पर करते हैं। डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने और कर अनुपालना बोझ कम करने के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। लाभांश के लिए राहत। पिछले बजट में मैंने निवेश को बढ़ावा देने के लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया था। लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर देय बना दिया था। अब कर अनुपालन की सुगमता के लिए मैं RIIT इनविट में लाभांश के भुगतान को स्रोत पर कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त चूंकि अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए शेयरधारकों द्वारा लाभांश आय की राशि का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं ये प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश की घोषणा उसके भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैं लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर कर की कटौती का प्रस्ताव करती हूँ। अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित बनाना। पिछले बजट में अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड और
पेंशन फंड्स को भारतीय अवसंरचना में निवेश में होने वाली उनकी आमदनी पर कतिपय शर्तों के अधीन 100% कर छूट दी थी। हमने ये पाया कि ऐसी कुछ निधियां इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में फंड्स भारत में निवेश करें, मैं प्राइवेट निधियन पर निषेध, व्यावसायिक गतिविधियों और अवसंरचना पर प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध से संबंधित इनमें कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव करती हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके अवसंरचना के वित्त पोषण की अनुमति देने के लिए मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों को इस बात के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। किफायती आवास या किराया आवास। ये सरकार सभी के लिए आवास और किफायती आवास को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में देखती है। पिछले बजट में मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया था। इस कटौती की पात्रता को एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस तरह 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती किफायती आवास खरीदने के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए गए ऋणों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा किफायती आवास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराए के आवास की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजनाओं के लिए कर में छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। जैसा कि मैंने इस भाषण के भाग क में उल्लेख किया, सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को IGFT के एक वैश्विक वित्तीय हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले से दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा मैं अन्य बातों के साथ साथ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी लाभ के लिए कर अवकाश, विदेशी पट्टाकर्ताओं को दिए गए एयरक्राफ्ट पट्टा किराया के लिए कर छूट, IFSC में विदेशी निधियां ले जाने के लिए कर प्रोत्साहन और IFSC में स्थित विदेशी बैंकों के निवेश प्रभाग को कर छूट की अनुमति शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की अनुपालना सुगमता के लिए वेतन, आय, कर भुगतान, TDS आदि ब्यौरे कर विवरणी में पहले से भरे हुए आते हैं। कर विवरणी भरना और आसान बनाने के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभ, लाभांश, आय और बैंकों तथा पोस्ट ऑफिस आदि से प्राप्त ब्याज के बारे में पहले से ही भरे हुए होंगे। छोटे न्यासों को राहत। छोटे स्कूल और अस्पतालों को चलाने के लिए लघु सेवार्थ न्यासों पर अनुपालन बोझ कम करने की उम्मीद करते हैं। अभी तक ऐसी संस्थानों को छूट मिली हुई थी जिनकी वार्षिक प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। श्रमिक कल्याण। हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता भविष्य निधि, अधिवर्षता निधि इत्यादि के तहत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर लेते हैं, परंतु उन अंशदानों को निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं। इससे कर्मचारियों को ब्याज का आय की हानि होती है। ऐसे मामलों में जहां नियोक्तावाद में वित्तीय रूप से अक्षम हो जाता है, वहां अंशदान जमा न करने के कारण कर्मचारियों को स्थायी नुकसान हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का अंशदान समय पर जमा हो, मैं फिर से कहती हूं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को विलंब से जमा किए जाने की नियोक्ता की कटौती के रूप में कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
Incentives for startups. स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा स्टार्टअप्स में फंडिंग प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पूंजी लाभ छूट को और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करूंगी, जीएसटी। इससे पहले कि मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आऊं, मैं सदन को जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगी। जीएसटी अब 4 वर्ष पुराना हो गया है और इसे और सरल बनाने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न। दूसरा, छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक बीजक प्रणाली। चौथा, अधिप्रमाणित इनपुट कर विवरण। पांचवा, पहले से भरा हुआ संपादन योग्य जीएसटी रिटर्न। और छठा, अलग अलग समय पर रिटर्न का भरा जाना। जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। हमने विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए डीप एनालिटिक्स और कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वयं बोलते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। जीएसटी काउंसिल ने बड़े परिश्रम से जटिल समस्याओं का समाधान किया है। इस काउंसिल की अध्यक्षा के रूप में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रतिलोभी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना। हमारी सीमा शुल्क नीति को 2 उद्देश्य होने चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने देना तथा अधिक निर्यात करने में मदद करना। अब कच्ची सामग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया जाता है। इस दिशा में पिछले वर्ष हमने 80 पुरानी रियायतों को समाप्त करते हुए सीमा शुल्क संरचना की पूरी तरह से जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पुनर्विलोकन पर सुझाव देने के लिए क्राउड सोर्सिंग कॉल्स पर बड़े उत्साह से जवाब दिया है। मैं अब इस वर्ष 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अपने आप को दोहराती हूं कि मेरा ये प्रस्ताव है कि 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। हम इसे व्यापक रूप से परामर्श करके करेंगे और 1 अक्टूबर 2021 से हम विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा शुल्क संरचना स्थापित करेंगे। मैं यह प्रस्ताव भी करती हूं कि अब से सीमा शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तारीख से 2 वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल फोन उद्योग। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तीव्र गति से विकास हुआ है। अब हम मोबाइल और चार्जर जैसी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। बृहत्तर घरेलू मूल्यवर्धन के लिए हम चार्जरों के कल पुर्जों और मोबाइल के सब पार्ट्स से कुछ रियायतें वापस ले रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल के कुछ कुल पुर्जे शून्य दर से साधारण 2.5% में चले जाएंगे। लोहा और इस्पात की कीमतों में हाल ही में हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण एमएसएमई और अन्य प्रयोक्ता उद्योगों को काफी आघात पहुंचा है। इसलिए हम गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध एक समान तथा लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क एक समान रूप से 7.5% करके सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। धातु का पुनर्चक्रण करने वालों जो अधिकांश एमएसएमई को राहत देने के लिए मैं स्टील स्क्रैप पर शुल्क में 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए छूट दे रही हूं। इसके अलावा मैं कुछ स्टील उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी का भी प्रतिसंहरण कर रही हूं। इसके अतिरिक्त
तांबा पुनर्चक्रकों को राहत प्रदान करने के लिए मैं तांबा स्क्रैप पर शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर रही हूँ। वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करता है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है। हस्तनिर्मित वस्त्र में कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्क को युक्ति संगत किए जाने की आवश्यकता है। अब हम नायलॉन चेन को पॉलिस्टर और मानव निर्मित अन्य रेशे के बराबर ला रहे हैं। हम कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर पर धागे पर बीसीडी दरों को एक समान रूप से घटाकर 5% कर रहे हैं। इससे वस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में भी मदद मिलेगी। रसायन, हमने रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को अंशशोधित किया है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके। उदाहरण स्वरूप, प्रतिलोमन को ठीक करने के लिए हमने नाप्ता पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर रहे हैं। सोना एवं चांदी, वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है। क्योंकि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था, इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए हम सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, भाग क्रम में हमने पहले स्वीकार किया कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। घरेलू क्षमता तैयार करने के लिए हम सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे। वर्तमान में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पे 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। Capital equipment and auto parts. पूंजीगत उपस्कर और ऑटो पार्ट, देश में भारी पूंजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है। हम दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा करेंगे। हालांकि हम कुछ मदों पर शुल्क दरों में तुरंत संशोधन कर रहे हैं। हम टनल बोरिंग मशीन पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें 7.5% का सीमा शुल्क लगेगा और इसके पुर्जों पर 2.5% तक सीमा शुल्क लगेगा। हम कुछ ऑटो पार्ट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर रहे हैं ताकि उन्हें ऑटो पार्ट्स पर सामान्य दर के बराबर लाया जा सके। एमएसएमई उत्पाद, हम एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हम स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम प्रॉन फीड को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम परिधान, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बना रहे हैं। इनमें से लगभग सभी सामान हमें एमएसएमई द्वारा घरेलू रूप से बनाए जाते हैं। हम कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को वापस ले रहे हैं क्योंकि उनका अधिकांशतः एमएसएमई द्वारा बहुतायात मात्रा एवं गुणवत्ता में घरेलू रूप से उत्पादन किया जाता है ताकि उनके घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा सके। हम निर्मित सिंथेटिक जेमस्टोन पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहे हैं। कृषि उत्पाद, कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए हम कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर उद्दिष्ट उपयोग आधारित छूट भी वापस ले रहे हैं। वर्तमान में मकई चोकर, राइस ब्रान ऑयल केक और एनिमल फीड एडिटिव जैसी वस्तुओं पर दरें एक समान रूप से 15% पर है। कृषिगत अवसंरचना में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषिगत आउटपुट को कुशलतापूर्वक परिरक्षित और सुसंस्कृत करते हुए हम अधिक उत्पादन कर सके। इससे हमारे किसानों को पारिश्रमिक में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इस उद्देश्य से संसाधन निर्धारित करने के लिए मैं थोड़ी संख्या में वस्तुओं पर कृषिगत अवसंरचना और विकास उपकर का प्रस्ताव करती हूँ। हालांकि यह उपकर लगाते समय हमने यह ध्यान रखा है कि अधिकांश के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को आसान बनाना, उनके न्याय संगत अनुप्रयोग के लिए हम एडीडी और सीवीडी लेवी से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करते हैं। सीमा शुल्क जांच पूरी करने के लिए हम निश्चित समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। वर्ष 2020 में हमने तुरंत सीमा शुल्क पहल लागू की थी, जिससे फेसलेस, कागज रहित और संपर्क रहित सीमा शुल्क उपाय लाए गए। सितंबर 2020 से हमने रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रशासन के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इससे एफटीए के दुरुपयोग को अंकुश लगाने में मदद मिली है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित बदलावों से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे मेरे भाषण के अनुबंध में सूचीबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिष्ठित सदन को बजट सौंपती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। Sorry, I don't have it with me. So I wish to. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी। So I wish to lay. अध्यक्ष महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ। 1. मध्यम अवधि राजवित्तीय निधि सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी